एनर्जी तक हमने किया था ना, चलो बाइंडिंग एनर्जी वाला सम हमने किया था, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ। तो भाई आज हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी से आगे बढ़ते हैं। मास डिफेक्ट भी हो गया ना, मतलब अपना मास डिफेक्ट भी हो गया अपना। चलो सो कंटिन्यू करते आगे बढ़ते। तो देखो भाई बाइंडिंग एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियाई, डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन हमसे कहता है सर बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाँ, बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। ठीक है ना भाई, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनको होल्ड करके रखने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बुलाते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी का एक और इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी अपने को किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी। सिंपल, मतलब न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। सिंपल फंडा है। अब ऐसा देखने जाए तो एक सवाल अपने दिमाग में आता है, तो सर इस हिसाब से सबकी सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होनी चाहिए। हमारे पास कुल मिला के 100 प्लस एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, आउट ऑफ ऑल दोज 100 प्लस एलिमेंट्स which particular element has the highest binding energy per nucleon। ठीक है, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, हमने एक ग्राफ बनाया, ऐसे एक ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस से प्लॉट किया मास नंबर और यहां प्लॉट किया हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आपको याद होगा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस की पूरी बाइंडिंग एनर्जी को उसके टोटल पार्टिकल से, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो तो हमें पता चलेगा कि हर एक पार्टिकल के पास कितना एनर्जी रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी रहेगा। ये डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो अगर हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, तो जो ग्राफ है ये ग्राफ का शेप अपने कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, लगभग लगभग रफली, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं, एक रफ एस्टिमेशन आपको ऐसा कुछ ग्राफ अपने को मिलेगा। अब इस ग्राफ से आपको क्लियर एक चीज दिख रही है कि सर इस ग्राफ का एक पीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये ग्राफ अपने मैक्सिमम तक पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है, तो सर देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्राफ अपने पीक पर पहुंच रहा है ऐसे, और यहां पर बाइंडिंग एनर्जी सब जगह पे सबसे ज्यादा यहां पे मिलेगी आपको। तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी हमको यहां मिलेगी इस जगह पे। तो सर ये कौन सा मास नंबर है, कौन से एलिमेंट का है, सो दिस इज फॉर एलिमेंट जिसका मास नंबर इक्वल टू 56 है, और ये न्यूक्लियस किसका है पता है, ये न्यूक्लियस है आयरन का। तो आयरन का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होता है अमंग ऑल द एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कितना होता है, लगभग लगभग 8.5 MeV का होता है, लगभग अराउंड 8.5 MeV का पर न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी आता है, ठीक है, इतना आता है। तो इसका मतलब जो आयरन है इसका न्यूक्लियाई जो है, आयरन का जो न्यूक्लियाई है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए बेटा, स्टेबल होना चाहिए। सो आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट द न्यूक्लियाई ऑफ आयरन इज मोस्ट स्टेबल। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, इज मोस्ट स्टेबल। सॉरी, इज मोस्ट स्टेबल। अब ध्यान रखना कि यहां पे क्या हो गया यार,
अब ध्यान रखना अपने को यहाँ पे कि मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियस की, एटम की नहीं। तो कल को ये मत बोलना कि सर आप बोल रहे हो कि आयरन का जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। भाई मैं न्यूक्लियस की बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं न्यूक्लियस की बात ही नहीं कर रहा हूं। अच्छा, एटम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियस की, कि आयरन का जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। मैं एटम प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं। और एटम वाला तो आप भी जानते हो, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आप लोग ने भी पढ़ा है कि सर आयरन आयरन जो होता है वो बहुत जल्दी रश पकड़ लेता है, मतलब बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब स्टेबल तो नहीं है सर। ये हीलियम, नियॉन, जेनॉन, आर्गॉन की तरह स्टेबल तो नहीं है सर। फट से बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयरन ऑक्साइड बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैं यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ या एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर के न्यूक्लियस वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस जो है वो आयरन का होता है, न्यूक्लियस वाइज। अच्छा, तो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, खास करके जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास नंबर 100 से ऊपर होता है, उन एलिमेंट्स का अगर आप बाइंडिंग एनर्जी देखोगे या अगर आप कंपेयर करोगे विद रिस्पेक्ट टू आयरन, तो आपको दिखेगा कि सर इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम है एज कंपेयर टू आयरन। देखो, ये बाइंडिंग एनर्जी थी। तो आयरन के मुकाबले आप देख सकते हो इनकी बाइंडिंग एनर्जी रिलेटिवली क्या है बेटा? कम है। तो जितने भी अपने हैवी एलिमेंट्स हुए, हैवी एलिमेंट्स, ज्यादातर जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बहुत ही कम होती है। और जब उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, मतलब वो एलिमेंट्स जो हैं वो थोड़े से क्या रहेंगे बेटा? अनस्टेबल रहेंगे, या मैं कहूंगा उनका न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा क्या रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि सिर्फ हैवी एलिमेंट्स है, लाइटर एलिमेंट्स का भी अगर आप देखोगे तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है बेटा? कम है। जरूरी नहीं सिर्फ हैवी एलिमेंट्स, मैं बोलो ज्यादातर, मोस्टली मोस्टली ऐसा देखा गया है कि वो एलिमेंट्स जिनका मास नंबर 100 से ज्यादा है, ऐसा पाया गया है कि दोज एलिमेंट्स आर हाईली अनस्टेबल, और द न्यूक्लियस ऑफ दोज एलिमेंट्स आर हाईली अनस्टेबल। एंड ऑलवेज ऑल्सो देर आर फ्यू न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लिया, जैसे लिथियम है, ठीक है, लिथियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं, इनका भी न्यूक्लियस जो है वो काफी अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है सर, रीजन है उनका बाइंडिंग एनर्जी, लो बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि सर उनका बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी भी कम। तो ऐसे एलिमेंट्स जो अनस्टेबल होते हैं, जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, वो ऑब्वियसली ट्राई करते होंगे, कोशिश करते होंगे स्टेबिलिटी अचीव करने की। दुनिया में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में हर सिस्टम स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करता है। स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है अपने, ये कैसे स्टेबिलिटी अचीव करेंगे, क्या मेथड होगा इनका? ठीक है, तो वहीं से टॉपिक शुरू होता है, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, बरोबर। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी, सर रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमिना, और इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, न्यूक्लियर फिनोमिना of spontaneous emission of radiation। ठीक है, सो एक न्यूक्लियर फिनोमिना है जहां पर स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। सिंपल। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, मतलब कोई एक्सटर्नल इंफ्लुएंस की वजह से दे आर नॉट एमिटिंग रेडिएशन। देखो जनरली क्या होता है, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हम एक एलिमेंट को हीट करते हैं, तो हीट करने की वजह से क्या होता है सर? उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, एक्साइट होकर वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, और वो क्या एमिट करते हैं? रेडिएशन, बरोबर कि नहीं? पर वो तो एक्सटर्नल की वजह से हुआ ना, वो तो हमने हीटिंग किया उसकी वजह से हुआ।
पर यहां पर जो रेडिएशन निकल रहा है वो स्पॉन्टेनियस है, उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है जो नेचर ने उसको दिया है। किसी एक्सटर्नल इंफ्लुएंस की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से रेडिएशन नहीं निकल रहा है। ये एलिमेंट अपने आप खुद ब खुद रेडिएशन एमिट कर रहा है ताकि वो क्या अचीव कर सके, स्टेबिलिटी अचीव कर सके। तो यहां पे ये सारे एलिमेंट्स एमिशन करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन क्या है, मकसद क्या है? सर स्टेबिलिटी अचीव करना है। क्या अचीव करना है भाई? स्टेबिलिटी। हर आदमी की तरह इसकी भी ख्वाहिश एक ही है कि भाई लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, और ये स्टेबिलिटी अचीव करेगा बाय एमिटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन। अच्छा, now those elements which shows radioactivity are called radioactive elements. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बुलाते हैं। जैसे कि हो गया अपना यूरेनियम, एग्जाम्पल हो गया अपना यूरेनियम, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं, इसमें से कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एमिट होता है। अच्छा, भले मैंने एग्जाम्पल सारे हैवी एलिमेंट्स के दिए हैं, लेकिन कुछ लाइटर एलिमेंट्स भी होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे आपको बताऊं कि कार्बन का एक आइसोटोप होता है C14 वाला। तो C14 कैसा होता है भाई? रेडियो एक्टिव होता है, और उसी रेडियो एक्टिव नेचर की वजह से हम लोग कार्बन डेटिंग कर पाते हैं। कार्बन डेटिंग मतलब कोई भी आर्टिफैक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पुराना है वो हमको मालूम पड़ता है। आर्कियोलॉजिस्ट इसी फिनोमिना का यूज करके बताते हैं कि कोई भी फॉसिल या कोई भी स्ट्रक्चर कितने साल पुराना है। C14। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो हैवी एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही रेडियो एक्टिव हो, लाइटर एलिमेंट्स के कुछ आइसोटोप्स भी रेडियो एक्टिव हो सकते। अब जो रेडिएशन एमिट होता है बच्चा लोग, वो कौन कौन से टाइप का रेडिएशन होता है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन दैट आर एमिटेड? जैसे कि एक टाइप ऑफ रेडिएशन होता है जिसको हम लोग बुलाते हैं अल्फा रेडिएशन। पहला टाइप जो होता है उसको हम बुलाते हैं अल्फा रेडिएशन, या उसको हम बुलाते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है। अब अल्फा रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? सर टेक्निकली जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, दे आर नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है वही बेसिकली अल्फा पार्टिकल है। मतलब अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर आपको दो प्रोटॉन मिलेंगे और क्या मिलेंगे भाई? बरोबर ना? हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर आपको दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलेंगे, बरोबर की? तो यही जो छोटा पार्टिकल है यही क्या है भाई? हमारा अल्फा पार्टिकल। और इसीलिए इसका सिंबल जो होता है वो हीलियम वाला होता है, He42, हीलियम 42। समझा भाई अपने को? ये हीलियम। ओके। अब ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, सो दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल and they are deflected by electric and magnetic field। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से डिफ्लेक्ट होगा। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल, सॉरी, अगर कोई अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है तो पार्टिकल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? डिफ्लेक्शन, अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मोर इंपॉर्टेंटली, अगर कोई एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या कोई भी एलिमेंट में से जब कोई रेडिएशन निकलता है, वो अल्फा हो या किसी भी दूसरे टाइप का हो, जैसे बीटा गामा, आगे हम पढ़ेंगे 3 टाइप के रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा।
कोई भी रेडिएशन किसी भी न्यूक्लियस में से निकले, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट न्यूक्लियस पे आता है, वो कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ के जाएगा। जैसे अगर अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस में से निकला सर, तो क्या होगा? रेडिएशन निकला न्यूक्लियस में से तो क्या होगा? देखो, तो मान लो बच्चा लोग, अपने पास एक एलिमेंट है एक्स, अपने पास एक एलिमेंट है एक्स, उसका कुछ मास नंबर है ए, एटॉमिक नंबर है जेड। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा? अल्फा पार्टिकल कई बार हम अल्फा भी लिखते हैं और He42 भी लिखते हैं, He42 भी लिखते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा नोटेशन यूज कर रहे हैं, ऐसा अल्फा करके भी लिखते हैं। तो क्या होगा? तो इस एलिमेंट का जो मास नंबर है वो 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर कितने से कम हो जाएगा? 2 से कम हो जाएगा। अब सोचो जरा बेटा कि अगर किसी एलिमेंट का मैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज कर दूं तो क्या वो सेम एलिमेंट रहेगा? नहीं, बदल जाएगा वो। तो भाई यहां पर कोई भी एलिमेंट में से जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो वो एलिमेंट रहता ही नहीं है, वो एलिमेंट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, किसी और में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बुलाते हैं। ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस का हृदय परिवर्तन हो गया, पूरा का पूरा न्यूक्लियस चेंज हो गया। तो जो एक्स एलिमेंट था, लेट अस से वो किस में कन्वर्ट हो गया? वाई में कन्वर्ट हो गया। इसका मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। चमका अपने को ये सी। ओके, अच्छा अब बात करते हैं दूसरा बीटा पार्टिकल्स, बीटा रेडिएशन का। बीटा रेडिएशन, बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा रेडिएशन में दो होता है, एक होता है बीटा माइनस और दूसरा होता है बेटा बीटा प्लस। दो टाइप होता है, एक होता है बीटा प्लस, एक होता है भाई बीटा माइनस। क्या हो गया भाई, आज राइटिंग सही नहीं आ रही है? बीटा माइनस, बीटा प्लस, ठीक है। अब बीटा माइनस बोले तो क्या, व्हाट इज बीटा माइनस पार्टिकल? बीटा माइनस पार्टिकल आर नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, सही है। एक ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बहुत फास्ट मूव करते हैं, हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, सो दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड particles, and third, they are also deflected by electric and magnetic field। क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल है तो इनका भी डिफ्लेक्शन होगा बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सही है। अब इनका जब एमिशन होगा बीटा प्लस, सॉरी बीटा माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल्स का, तो क्या होता है? अगेन सपोज कर लो कि मेरे पास अगर एक एलिमेंट है एक्स, मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड, और इसमें से बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलता है इनमें से, जिसको हम ऐसा बीटा भी लिखते हैं, बीटा 0-1 ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या होता है? तो इस एलिमेंट का जो मास नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज क्या हो जाएगा बेटा? 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगेन आप देखोगे यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है बच्चा लोग? चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी न्यूक्लियस जो है वो क्या हो रहा है हमारा? चेंज हो रहा है। नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट, दैट इज बीटा प्लस पार्टिकल। सर ये बीटा प्लस क्या होता है? ये बीटा पार्टिकल्स बड़े एक्सोटिक पार्टिकल्स होते हैं। बीटा प्लस का दूसरा नाम है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनका नेचर वाइज, चार्ज वाइज कैसे है? पॉजिटिव।
बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम ही एग्जिस्ट करते हैं और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है। हर मैटर का एक एंटी मैटर होता है। हर हीरो का एक विलन है, तो अगर मैटर मेरा हीरो है तो ये उसका विलन है। एकदम आइडेंटिकल है ये। इलेक्ट्रॉन के साथ अगर मैं पॉजिट्रॉन की कंपैरिजन करूं तो मास वाइज सेम है, चार्ज वाइज सेम है, वैल्यू वाइज, स्पिन वाइज सेम है, दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम है। खाली एक डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है नेचर वाइज माइनस है और इसका नेचर वाइज क्या रहेगा, प्लस। बाकी हर एस्पेक्ट में इट इज दे आर वेरी आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये एंटी पार्टिकल है, एंटी मैटर है। जब ये यूनिवर्स बना, व्हेन यूनिवर्स केम इनटू बीइंग, साइंटिस्ट के हिसाब से, नॉट द रिलीजियस पर्सपेक्टिव, रिलीजियस पर्सपेक्टिव अपना अलग एक थ्योरी पेड करता है। हम थोड़ा भी साइंस की बात करते हैं कि साइंटिस्ट लोग क्या मान के चलते हैं। साइंटिस्ट लोग मान के चलते हैं कि जब ये यूनिवर्स बीइंग में आया, एग्जिस्टेंस में आया, तो उस समय दोनों टाइप के पार्टिकल्स बने थे, मैटर भी था और एंटी मैटर भी था। ठीक है। अब हमारे यूनिवर्स में ऐसा कहा जाता है कि जो एंटी मैटर है वो काफी अनस्टेबल है। मैटर स्टेबल था इसलिए वो रह गया, एंटी मैटर काफी अनस्टेबल था। लेकिन फिर एक और थियरी आई जिन्होंने बोला कि यार देख, अगर एंटी मैटर अनस्टेबल है, ठीक है, तो एंटी मैटर गया कहाँ, अनस्टेबल होकर कहीं ब्रेकडाउन हुआ, किसमें ब्रेकडाउन हुआ, कहीं ना कहीं तो गया रहेगा वो एंटी मैटर, गायब किधर हुआ वो। तो एक थियरी ये बन गया है कि जब कोई एक यूनिवर्स बनता है तो एक्चुअल में एक नहीं बनता है, दो बनता है। इससे थियरी है, सही है गलत है डोंट नो, थियरी है कि दो यूनिवर्स बनता है। एक यूनिवर्स जिसमें प्योरली मैटर की दुनिया जैसे हमारे, और एक यूनिवर्स है जो प्योरली एंटी मैटर। कैसे, डोंट नो अबाउट इट, ऐसा अलग अलग थियरी लोग बोलते हैं। हो सकता है कि ऐसा एक और यूनिवर्स हो जो कंप्लीटली एंटी मैटर की बनी हो, और जब ये एंटी मैटर और मैटर साथ में आते हैं तो कुछ होता नहीं, खास कुछ नहीं होता है, बस बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल जाती है और कुछ नहीं, और कुछ सिंपल चीज है। प्योर एनर्जी बनती है, बहुत अच्छा खासा एनर्जी निकलता है, ठीक है, और ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं होता इसके लिए, ठीक है। हाँ, तो वो हमारा एंटी मैटर बन गया पॉजिट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट में से एक पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है, पॉजिट्रॉन कैसा रहेगा, +1, तो उसका एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन्स द सेम। लेकिन ये बहुत कम होता है क्योंकि ये पॉजिट्रॉन है ना, तो पॉजिट्रॉन बेसिकली बहुत ही कम आता है। प्लस इन दोनों रिएक्शन में एक और पार्टिकल निकलता है जिसको हम न्यूट्रिनो बुलाते हैं। न्यूट्रिनो इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का सबसे इंट्रोवर्ट पार्टिकल। इतना इंट्रोवर्ट है कि वो ज्यादा किसी का इंटरेक्ट करता ही नहीं। अगर आप सुबह सुबह धूप में निकलो, धूप में चलो, तो आपकी बॉडी में से करोड़ों, नहीं है कम बोल रहा हूं, बिलियंस, कम बोल रहा हूं, मान लो जितना नंबर तुमको काउंटिंग आती है, ठीक है ना भाई, उतना कुछ बिलियंस बिलियंस में हर सेकंड आपके बॉडी से पास होते हैं ना। आपको अर्थ के थ्रू पास हो जाते हैं वो लोग, वो पूरा अर्थ के थ्रू पास हो जाते हैं। बड़े एकदम इंट्रोवर्ट टाइप के पार्टिकल्स है, इनको डिटेक्ट करना लगभग लगभग बड़ा नामुमकिन टाइप वाला काम है। लेकिन किया है क्योंकि तभी तो हमको पता चला न्यूट्रॉन नाम का ही पार्टिकल होता है, अदरवाइज मालूम ही नहीं पड़ता। तो हमको पता है कि न्यूट्रिनो नाम का भी एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे न्यूट्रिनोज भी पार्टिकल एमिट होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बीटा माइनस और बीटा प्लस। अब स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन आता है अपने को कि मैंने आपको सिखाया है जो रेडियो एक्टिविटी होता है उसके डेफिनेशन में क्या लिखा है बच्चा मैंने, कि इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। मतलब ये जो भी रेडिएशन निकल रहा है कहां से निकल रहा है, न्यूक्लियस में से। अब मैं स्लाइड को चेंज करता हूं, ये क्या दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकल रहे हैं, न्यूक्लियस में से। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कर क्या रहे थे, पूछने वाली बात है ना। हमको तो पढ़ाया गया है, रुदरफोर्ड ने ही बोला है, नील्स बोर ने ही बोला, और क्वांटम थ्योरी भी यही कहती है कि सर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो यू नो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में
रिवॉल्व करता है, पढ़ा है ना हमने। वो तो सर ऑर्बिट में होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस में से कहां से निकल रहा है, सोचने वाली बात। कोई ने थ्योरी गलत है सर, ऐसा ही लोग बेवकूफ बनाते हैं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, केमिस्ट्री की तरह यहाँ भी एक्सेप्शन है, ये भी हो सकता है। क्या कोई लॉजिकल रीजन होगा कि इलेक्ट्रॉन साला आ कहां से रहा है, न्यूक्लियस में से, सोचने वाली बात। एंड क्या लगता है, जो पढ़ा वो सही है, सवाल है, सोचो सोचो सोचो, आंसर देना, तब तक आगे बढ़ते, कहानी आगे बढ़ाते, सोचना जरा इसके ऊपर भी। अब आते हैं तीसरे टाइप के पार्टिकल्स के ऊपर, जो थोड़े से खतरनाक टाइप के हैं, थोड़े हैं डेंजरस, जिनका नाम है गामा पार्टिकल्स, ऑल्सो नोन एज गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन बेसिकली हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स होते हैं, हाई एनर्जी फोटॉन्स, मतलब ऐसे फोटॉन्स जिनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। दे आर ऑलवेज एमिटेड बाय ए न्यूक्लियस सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियस इन एन एक्साइटेड स्टेट। मतलब अगर अपने पास एक न्यूक्लियस है जो एक्साइटेड स्टेट में भर भर के एनर्जी उसके पास है, एक्सेस ऑफ एनर्जी उसके पास आ गई है, तो वो अपना एक्सेस एनर्जी बाहर निकाल देता है इन फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। अब क्योंकि गामा रेडिएशन हाई एनर्जी फोटोन है, तो ना इसके पास चार्ज है ना इसके पास मास है, तो इसीलिए दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल। तो अगर किसी न्यूक्लियस में से गामा रेडिएशन का एमिशन होता है, और गामा रेडिएशन जैसे मैंने बताया ऐसे ही न्यूक्लियस में से एमिट होगा जो काफी अनस्टेबल होगा या काफी एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड न्यूक्लियस, बड़ा ज्यादा एनर्जी इसके पास, तो जब इसमें से गामा रेडिएशन निकलेगा तो ना इसका कुछ मास नंबर चेंज होगा ना इसका कोई एटॉमिक नंबर चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ हाई एनर्जी निकल जाएगा यहां से, मतलब जो भी एनर्जी उसके पास था वो एनर्जी उसने दे दिया। अरे इससे हमने इलेक्ट्रॉन में पढ़ा है, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट इलेक्ट्रॉन केस। इलेक्ट्रॉन में हमने क्या पढ़ा था कि सर इलेक्ट्रॉन के पास अगर एक्सेस एनर्जी आ गया तो ग्राउंड से कहां जाता है, एक्साइटेड स्टेट, वहां बड़ा अनस्टेबल होता है, अगेन इट कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, और जो भी एक्सेस एनर्जी इट गिव्स आउट इन फॉर्म ऑफ फोटोन, बरोबर कि नहीं। बस वही कहानी इलेक्ट्रॉन की बजाय किसके साथ हो रही है, न्यूक्लियस के साथ। जब न्यूक्लियस, कुछ न्यूक्लियस के पास बड़ी ज्यादा एनर्जी होती है, रह जाती है उनके पास, जब एक्सेस एनर्जी उनके पास रह जाती है तो वो एक्सेस एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं इन फॉर्म ऑफ फोटोन, और वही फोटोन क्या कहलाता है भाई, हमारा गामा रेडिएशन। अब क्योंकि ये हाई एनर्जी पार्टिकल है इसलिए सबसे ज्यादा डैमेज भी यही करते हैं, बहुत डैमेज करते हैं, लेकिन इनका यूज भी है, अच्छा यूज भी है, प्लस साइड भी है। जैसे कोबाल्ट सुना रहेगा आपने, कोबाल्ट एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एक आइसोटोप है कोबाल्ट 60, उसका यूज हम लोग केमो में करते हैं, कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी हम सभी जानते हैं कैंसर ट्रीट करने के लिए होता है, तो वहां पे हम गामा रेडिएशन यूज क्यों करते हैं, व्हाई आर वी यूजिंग गामा रेडिएशन, सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो ट्यूबर वाले सेल है, जो कैंसरस सेल है, उसको मारने के लिए हम लोग गामा रेडिएशन का काम लेते हैं। गामा रेडिएशन बड़ा हाई एनर्जी वाला है, अगर आप किसी भी, यही इसका नेगेटिव पॉइंट है या पॉजिटिव पॉइंट जो भी आप बोलो, कि कोई भी लिविंग सेल अगर गामा रेडिएशन के उसमें आ गया तो वो सेल को मार देगा। इसलिए कई बार अगर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई जगह, या कोई जैसे ग्रेन्स हो गए, उनको जब हमको डिसइंफेक्ट करना रहता है, बैक्टीरिया वगैरह मारने होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स मारने होते हैं, जर्म्स मारने रहते हैं, तो हम लोग बहुत कम अमाउंट में, लीथल ना हो, बहुत कम अमाउंट में उसमें से गामा रेडिएशन पास कर देते हैं, उसके जो माइक्रोब वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, डिसइंफेक्ट हो जाता है। लेकिन वो अगर ह्यूमन बॉडी से पास हो जाए तो ह्यूमन बॉडी के सेल्स को मार देगा,
सेल मर गया तो टिश्यू गया, टिश्यू गया तो ऑर्गन गया, ऑर्गन गया तो आदमी गया। सही ना, सिंपल लॉजिक है। तो इसलिए कीमो में क्या होता है, जब हम लोग केमोथेरेपी करते हैं तो बेसिकली आपने देखा रहा कई बार कि इंसान के, ह्यूमंस के जो हेयर होते हैं सबसे पहले उड़ जाते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है ना, इतना प्रिसाइज नहीं होता कि वो इंसानी सेल को ना मारे। कुछ कैंसरस सेल मरेंगे लेकिन कुछ ह्यूमन बॉडी के जो हेल्दी सेल्स है वो भी थोड़े बहुत डैमेज होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, तो उससे आप कमजोर पड़ जाते हो, वीक पड़ जाते हो। इसलिए कीमो इतना खाने की बात नहीं, बहुत तकलीफ, तगड़ी चीज है भाई। ओके, तो वहां पे हम ऐसा गैमा रेडिएशन का हम कई जगह पे यूज भी करते हैं। और फेमसली जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को फॉलो कर रहे हो जानते ही हैं, हल्क, गामा रेडिएशन से भाई उसको पता नहीं कुछ होता है और वो हरा दानों में कन्वर्ट हो जाता है। और तो क्या हो, गलत बोला है मैंने? उसको बोलते हैं एमसीयू में ग्रीन मॉन्स्टर बोलते कि नहीं बोलते? मैंने हिंदी में बोल दिया तो घर हंसने लगे। सही है भाई, इधर हाँ? लाल वाला भी आला मार्केट में आता, ठीक है ना भाई? अब जो भी है, जैसा भी है, ठीक है। वो लोग ग्रीन मॉन्स्टर बोल दिया तो कूल है भाई, मैंने हरा दानव बोल दिया तो भाई मैं गवार हो गया। सही है भाई, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये तीन टाइप के अपने रेडिएशन, अल्फा, बीटा एंड गामा। अच्छा ये सवाल तो रह गया, सॉरी मैं भूल गया, ये क्या करना है इसका भाई? कहाँ से आया ये? क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, बीटा रेडिएशन, बीटा पार्टिकल है, सारे जितने भी रेडिएशन है ये न्यूक्लियर फिनोमिना, न्यूक्लियस से निकलते हैं। तो न्यूक्लियस में सारे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स कर क्या रहते हैं, सवाल वही है। आप समझे मेरी बात? इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस में क्या कर रहा है भाई? न्यूक्लियस में कहां से आ गया वो? ठीक है, लिख लो, लिखते लिखते सोचो, आंसर देता हूं फिर मैं, कुछ ज्यादा दिमाग में तो। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो, यहाँ से पकड़ लिया। चलो अरे आंसर सोचा नहीं अभी तक तुम लोग ने? कहां से आया इलेक्ट्रॉन? आया कहां से, कैसे आया, आया कैसे? वो गलत है ना, एटम तो स्टेबल है ना। तो तू बोला जैसे से अंदर गए तो ऐसे से बाहर भी आएंगे। मेरा डोला नहीं आया है, डोला। रवे भी खेल है। पर सोहेल तूने गलत किया भाई, तूने पार्टी नहीं दी बर्थडे की, गलत किया भाई तूने, बहुत 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 गलत किया भाई तूने। जनता माफ नहीं करेगी तेरे को, जनता माफ नहीं करेगी। इसको टीम में अपन बैटिंग नहीं देंगे, इसको लास्ट में बैटिंग देंगे, ऐसा एक बॉल खिलाएंगे, बोले जा खत्म हो गया था। एटलीस्ट हमने एक बॉल खेलने तो दी, पार्टी नहीं मिली ना हमको। क्या हुआ, क्या बोल रहे? नहीं नहीं, इतना भी नहीं, तो चले जाए गुस्से में, मैं जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, बैट वैट फेंक देगा ऐसा, नहीं अच्छा नहीं, मजा नहीं आएगा ना। और वो भी इतना बड़ा लड़का भी ऐसा पैर पे जमीन पीट के ऐसा यहाँ ये गए नहीं खेलूंगा, अच्छा ही लगेगा ना, नहीं अच्छा ही लगता है मेरे को। ठीक है, कोई सा बाहर वाले को आए देख ले, कैसे कहा ये कौन है, इस माइंड वाले, इज्जत का पूरा सा नेगेटिव ऑरा हो जाएगा अपना, तुरंत दो नहीं करना अपने को। हाँ भाई, अपन ऑरा फार्मिंग करने जा रहे हैं भाई, ठीक है ना? चलो। हाँ भाई, बोलो क्या है, कहाँ से आया ये इलेक्ट्रॉन? तो देखो होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक कन्वर्जन होता है। किसका होता है? एक न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल होता है। जब ये न्यूट्रॉन अपने आप को कन्वर्ट कर देता है बिटवीन प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस ही, इसका कितना है, माइनस ही, प्लस ही माइनस ही, जीरो।
समझ आई बात? अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला है, ये इलेक्ट्रॉन सीधा एमिट हो जाएगा बाहर बीटा पार्टिकल के नाम पे, और जो प्रोटॉन रह गया वो न्यूक्लियस के अंदर बैठ जाएगा। अब इसका लॉजिक एक और बैठता है कि सर अगर प्रोटॉन बैठ गया तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, कितने से बढ़ा? एक से। अरे समझा? अरे Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब एक प्रोटॉन बढ़ गया ना, न्यूट्रॉन तो हट के प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन निकल गया बीटा पार्टिकल के नाम पे, प्रोटॉन वहीं रह गया, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। ये बीटा माइनस में क्या होगा? हाँ बोलना बेटा। यस उस्मान। यहाँ पे प्रोटॉन कन्वर्ट होगा। प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होगा? न्यूट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्री पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे चार्ज कितना है? प्लस ही। ये कितना है? 0। ये भी है प्लस ही, प्लस ई बैलेंस हो गया। अब ये पॉजिट्रॉन जो है ये बाहर निकल जाएगा रेडिएशन के नाम पे, बीटा माइनस, अरे बीटा प्लस नाम के, न्यूट्रॉन रह जाएगा। अच्छा हुआ क्या? यहाँ से प्रोटॉन अब कन्वर्ट हो गया किसमें? न्यूट्रॉन में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो गया, Z माइनस 1। समझा आपने? को ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, जो आंसर था उसको पहली बैटिंग देने वाला था मैं, लेकिन ठीक है छोड़ जान दो, किसी के नसीब में नहीं है, मैं ही पहली बैटिंग करूंगा। हाँ वो आउट होने के बाद, आउट होने के बाद, नहीं 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 नहीं, होते को लेता उसके बाद तो बच जाएगा। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। देखो ना, तो उसके बाद एक 6 फुट का आदमी तेरे से बैट लेके भागेगा, और तू जान की तरह से अक्षय कुमार की तरह भागेगा पीछे, क्या अच्छा ही लगेगा ना ऐसा? अच्छा उड़ते हुए बल्ले आएंगे तेरी तरफ, तू ही बचेगा तो नहीं अच्छा लगेगा ना बेटा। चल आ जा। हाँ आगे बढ़ते भाई। अब हम कहाँ आते? एक लॉ के ऊपर आते, ठीक है, जिसको हम लोग बुलाते हैं, इतना तो नहीं बुलाते, इसको हम बुलाते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अच्छा डीके मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन को प्यार से हम लोग डीके बुलाते हैं, ठीक है। अब डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। जब कोई चीज टूटती है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? डिसइंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या टूट रहा है? सक्षम का दिल नहीं टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है भाई अपना न्यूक्लियस। नहीं, मोबाइल और रिमोट भी नहीं टूट रहा, तो यहाँ पे टूट रहा है भाई अपना न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ये न्यूक्लियस जो है ये डिसइंटीग्रेट होता है, और डिसइंटीग्रेट होके दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। समझा आपने को? तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन या न्यूक्लियर डीके बुलाते हैं। इसलिए कई बार आप बुक में ही पढ़ोगे कि इसको हम लोग बीटा डीके बोलते हैं, इसको हम लोग अल्फा डीके बोलते हैं, सॉरी इसको हम लोग अल्फा डीके बुलाएंगे, और ये जो है ये हमारा गामा डीके होता है। सो डीके इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर डिसइंटीग्रेशन। अब लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या बोलता है अपने को समझो जरा। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और द रेट of nuclear disintegration is directly proportional to the number of unchanged nuclei। ठीक है, अभी समझो इस बात को, समझो जरा। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि गिवन टाइम में कितने न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। जैसे मान लो मेरे पास एक यूरेनियम का सैंपल है, यूरेनियम है, ठीक है, मान लो ये माउस, माउस नहीं, ये यूरेनियम है, ठीक है, मान लो, मानने में क्या, इमेजिनेशन में तो आपने शादी भी कर ली अपने क्रश से, तो फिर भी यूरेनियम ही है। तो भाई ये जो अपना यूरेनियम है, ठीक है, कुछ अमाउंट है, मान लेते हैं कुछ 100 ग्राम का यूरेनियम अपने पास है, लगभग लगभग 100 ग्राम तो है ही।
अब एवरी आवर अगर मैं कहता हूं इसमें से 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम एवरी 1 आवर, एग्जांपल दे रहा हूं, रियल वैल्यू नहीं है, एवरी आवर 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसको हम बुलाते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये गिवन टाइम में कितने न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, कितना अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो उसको हम लोग बुलाते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। हाँ, उसको हम बुलाएंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिसका दूसरा नाम एक्टिविटी भी है। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चा लोग? एक्टिविटी। कि एक सैंपल कितना एक्टिव है, कितना रेडियो एक्टिव है, उसकी एक्टिविटी कितनी है। तो अगर कोई सैंपल की एक्टिविटी ज्यादा है, समझो, मतलब समझो, अगर सैंपल की एक्टिविटी ज्यादा है मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी ज्यादा होगा। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा से मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होंगे, जितना नंबर में न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा उतना ज्यादा क्या इमिट होगा? रेडिएशन। क्या बात समझ में आ रही है? मान लो एक सैंपल है मेरे पास, दूसरा सैंपल है, इसमें 100 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, इसमें 1000 हो रहे हैं, तो इसमें से कितना रेडिएशन निकलेगा? 100 न्यूक्लियस का। इसमें से कितना निकलेगा? 1000 न्यूक्लियस का। तो इसका रेडिएशन ज्यादा, तो मैं बोलूंगा कि ये एक्टिव ज्यादा है। तो जिसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है मतलब उसमें से ज्यादा क्या निकलेगा बेटा? रेडिएशन। क्या बात समझ में आया अपने को? इसको हम लोग रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं और ये लिखा जाता है dN/dt से। dN मतलब कितने नंबर में न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ, dt मतलब कितने टाइम में हुआ। अब जैसे मान लो मैंने जैसे एग्जांपल दिया आप लोगों की स्टार्टिंग में, मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, एक रेडियो एक्टिव सैंपल है मेरे पास, और लेटर से उसके पास इनिशियली N0 नंबर में न्यूक्लियाई थे, N0 न्यूक्लियाई, N0 न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू 0। अब कुछ टाइम के बाद, जैसे मान लो स्टार्टिंग में 10,000 थे, कुछ दिन के बाद 10,000 से कम ही मिलेंगे, क्योंकि कुछ न्यूक्लियस जो है वो रेडिएशन एमिट करके किसी और में कन्वर्ट हो चुके हैं, बरोबर कि नहीं? तो मान लो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा है वो n है आफ्टर टाइम t। एट टाइम t, सो N0 न्यूक्लियाई है एट टाइम t इक्वल टू 0 और n है एट टाइम t, जो बच गए, इतना बचा है मेरे पास, तो इसको हम लोग बुलाएंगे नंबर ऑफ अनचेंज्ड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अनचेंज्ड न्यूक्लियाई, वो न्यूक्लियस जो अभी तक बदले नहीं गए, अभी तक बचे हुए। जैसे मान लो 1000 था, एग्जांपल बोलता हूं, जैसे मान लो 1000 था स्टार्टिंग में, 1 घंटे के बाद 600 बचा, चमका अपने को, तो 1000 हो गया मेरा N0 और 600 क्या हो गया मेरा N जो बच गया है, बाकी 400 क्या हुए? डिसइंटीग्रेट हो गए, कन्वर्ट हो गए किसी और एलिमेंट में। क्या बात समझ में आ रही है? समझा? ठीक है। अब मेरे को लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके बोलता है कि सर जो अपना रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है दैट इज dN/dt, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, नंबर ऑफ अनचेंज न्यूक्लियाई। अब मेरे को एक बात पता है और आप लोग को भी ये पता है, कॉमन सेंस है, कोई फिजिक्स नहीं है, ये जो नंबर है n, क्या ये टाइम के साथ बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, बरोबर कि नहीं? 600 बचा, फिर कुछ टाइम के बाद 500 बचे, कुछ टाइम के बाद 400 बचे, नंबर कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे साइन हम क्या डालेंगे बेटा? माइनस। सो नेगेटिव साइन शोस दैट n डिक्रीजेस विथ टाइम। अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी से हटाऊं तो मुझे मिलेगा एक कांस्टेंट, सो dN/dt विल बी माइनस लैम्डा इनटू n, जहां पर लैम्डा मेरा कांस्टेंट है और इस लैम्डा को हम लोग बुलाते हैं d के कांस्टेंट, और इसका जो SI यूनिट है ऑफ d के कांस्टेंट वो है सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब कहानी समझो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। आप ही लोग ने मुझे बताया और करेक्ट भी बताया, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, सही बोला आप लोग ने कि सर जो n का वैल्यू है वो टाइम के साथ क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब dN/dt भी क्या होगा? कम होगा।
मतलब टाइम के साथ कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल ज्यादा एक्टिव होगा या कम एक्टिव होगा? कम एक्टिव, मतलब उसकी एक्टिविटी समय के साथ क्या होगी? कम होगी। मतलब कोई भी अगर मेरे पास फ्रेश रेडियो एक्टिव सैंपल है तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वो रेडिएशन का वैल्यू क्या होगा? कम। बात समझ में आ रही? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम होगा, एक्टिविटी विल रिड्यूस विद टाइम। अब ये जो अपना इक्वेशन है dn by dt, dn by dt भाई, dn by dt उसको मैंने लिखा है माइनस लैम्डा इंटू एन। अब dn by dt मेरा एक्टिविटी होता है तो मैं लिखूंगा a विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू क्या बनेगा बच्चा लोग? n, जहां a मेरा एक्टिविटी है, a मेरा एक्टिविटी है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूंगा dn अपॉन n, इसको लिखूंगा माइनस लैम्डा इंटू क्या लिखूंगा बच्चा लोग? dt। अब मैं इसको करूंगा बेटा इंटीग्रेट ऑन bts, तो यहां मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एन dn, ये लैम्डा कांस्टेंट है, माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। तो 1 बाई एन dn का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आएगा? हमको पता है भाई log टू द बेस e n, जिसको हम प्यार से बुलाएंगे नेचुरल लॉग ऑफ क्या बुलाएंगे? n। ठीक है, ये है माइनस लैम्डा 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, बरोबर कि नहीं? ये अपना आएगा। अब ये c का वैल्यू निकालने के लिए मैं पुट करूंगा इनिशियल कंडीशन, हम पुट करेंगे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन म्हणजे सर, इनिशियल कंडीशन का मतलब होगा व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, तो उस समय जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था वो इक्वल टू क्या था बेटा? n0। पुट करो यहाँ पे इक्वेशन में, तो पुट अगर मैंने किया तो इक्वेशन क्या बनेगा? सर इक्वेशन बनेगा यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ n आ जाएगा, n0। t इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा? c, c का वैल्यू आ गया। अब इस c को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा अपने को? तो सर अपने को मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस लैम्डा t प्लस लॉग नेचुरल लॉग ऑफ n0। अब इसको यहां ले लो तो आपको आएगा नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n0 विल बी माइनस लैम्डा t। अब ये है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ a अपॉन b। अब मैं लूंगा एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ द साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन bts, तो मुझे आएगा यहां पर n अपॉन n नॉट, यहां आएगा e रेस टू माइनस लैम्डा t, तो फाइनल इक्वेशन आएगा n इक्वल टू n नॉट e रेस टू पावर माइनस लैम्डा, ये इक्वेशन आ गया। ऐसा मिलता जुलता इक्वेशन आप लोगों ने बहुत चैप्टर में पढ़ा है लेकिन फिजिक्स नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है मैथ्स में। क्या बता, गुस्से में क्यों देख रही है उसको? उसने आंसर दिया तो गुस्से में देख रही है उसको। अच्छा नहीं, क्या केमिकल काइनेटिक्स नहीं हुआ है? केमिकल काइनेटिक्स नहीं हुआ है? हुआ है ना? क्या ऐसा कुछ इक्वेशन बात देखने मिला था हमको को? अरे मिला था कि नहीं? हे प्रभु, नहीं पढ़ा था? नहीं थी। हाफ लाइफ में कुछ पढ़ा था? अभी बुक खोल रही बेशरम, मतलब शर्म खोल के पी गई है लड़की है, मतलब उसको शर्म लिहाज कुछ है ही नहीं। अभी बुक खोल के दिख रही है, अभी दिखती है ऐसा कुछ नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स में भी ऐसा इक्वेशन आप लोग ने पढ़ा था। चलो खैर बात, कोई बात नहीं, तुम पढ़ते वढ़ते तो हो नहीं, इंस्टाग्राम पोस्ट छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू n नॉट ई रेस टू पावर क्या रहेगा भाई? माइनस लैम्डा टी, अपना इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमने डिराइव किया है यूजिंग द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आधी जिंदगी। हाँ, उसको हम क्या बुलाते हैं बेटा? हाफ लाइफ।
अब हाफ लाइफ को हम लोग कैपिटल टी या कुछ लोग छोटू टी हाफ करके लिखते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होता है सर? इट इज द टाइम टेकन by a radioactive sample by a radioactive sample to reduce to half of its initial amount. It is the time taken by a radioactive sample to reduce to half of its initial amount. अपने इनिशियल अमाउंट का आधा होने के लिए जो समय लगेगा उसी टाइम को हम लोग क्या बुलाएंगे भाई? हाफ लाइफ। ठीक है, तो यहां पर अगर मेरे पास टाइम इज इक्वल टू हाफ लाइफ होता है तो जो नंबर ऑफ बचे हुए न्यूक्लियाई है वो इनिशियल के क्या हो जाएंगे बेटा? हाफ हो जाएंगे। तो अगर टाइम बिकम्स इक्वल टू हाफ लाइफ देन एन विल बी इक्वल टू क्या रहेगा बच्चा लोग? एन नॉट। अब इसको मैं अपने वाले इक्वेशन में पुट करूंगा। अपना वाला इक्वेशन मतलब सर ये वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। पुट करते हैं तो एन क्या हो जाएगा सर? एन हो जाएगा एन जीरो बाई टू, ये है मेरा एन जीरो। और टी क्या हो जाएगा सर? कैपिटल टी हो जाएगा। एन जीरो गया तो वासला का है सर? वन एक बटे दो, ये हो जाएगा एक बटे दो इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इज इक्वल टू 1 ई रेस टू लैम्डा टी। ये न्यूमरेटर में नेगेटिव है लेकिन डिनोमिनेटर में पॉजिटिव। तो ई रेस टू लैम्डा टी क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब टेकिंग लॉग ऑन बीटीएस तुमको क्या मिलेगा फिर? तो यहाँ पे log टू द बेस ई रेस टू लैम्डा टी टू द बेस ई विल बी log टू द बेस ई टू, जिसको हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब ये लैम्डा टी जो है वो अपना नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा टी नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां मुझे मिलेगा log ऑफ ई टू द बेस ई नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब ये वैल्यू हो गया है 1, सो लैम्डा टी बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 2, सो टी मुझे आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन लैम्डा, सो टी आएगा 0.693 बाय लैम्डा। तो बच्चा लोग ये फॉर्मूला है अपना हाफ लाइफ का, नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाई लैम्डा। ओके, नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाई लैम्डा। अच्छा, इस कंडीशन को अगर एक और तरीके से सॉल्व करें तो एक और इक्वेशन अपने को मिलता है जो बहुत ज्यादा यूज होता है ये इक्वेशन, खास करके अपने न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में, दैट n अपॉन n जीरो इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। अब n हो गया बचा हुआ नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई, n जीरो अपना इनिशियल हो गया, t अपना टाइम है और कैपिटल टी क्या भाई? अपना हाफ लाइफ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, तो इसको पीछे लिख देता हूँ, क्या जरूरत है इसको थोड़ा सा छोटा करके, हो गया यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो इसी को जब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो अपने को इक्वेशन आएगा n अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 टी बाय टी। बस यही अपना इक्वेशन है। ठीक है, और ये अपना लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके नोट डाउन कर लो, फिर सम कर लेते। अब मोटा मोटी मैं बोल सकता हूँ कि अपना जो थ्योरी पार्ट है वो खत्म हो गया है। अब बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, एक छोटा सेक्शन है फिशन फ्यूजन का, बस वही बचा है, फिर चैप्टर अपना ओवर हो गया। हाँ, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn बाई dt का फॉर्मूला है लैम्डा इंटू एन। तो अपने को एक टाइप लाइफ दिया है 28 ईयर्स, मास अपने को दिया है 5 मिलीग्राम 5×10⁻³ और बोला है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकालो dn बाई dt। तो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया हम सबको पता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं सो dn बाई dt विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इंटू एन, मतलब लैम्डा एन बेसिकली। अब dn बाई dt के दो वैल्यू, लैम्डा और एन, लैम्डा और एन। अब लैम्डा क्या है? डी के कांस्टेंट, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो सर लैम्डा का फॉर्मूला हम सबको पता है 0.693 अपॉन दी हाफ लाइफ, बरोबर कि नहीं? अब हाफ लाइफ कितना दिया अपने को बच्चा लोग? 28 ईयर्स।
लेकिन 28 ईयर्स को हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 28 ईयर, every year has 3000 अरे 365 days, every day has 24 hour and every hour has 3600 seconds. So that will be your rate of disintegration. Sorry, that will be your D के constant. So lambda का वैल्यू ये आ जाएगा 0.693 अपॉन ये वैल्यू, इससे लैम्डा आपको मिल जाएगा। लैम्डा आ गया, तो लैम्डा के बाद हम लोग को निकालना है n। अच्छा पहले लैम्डा निकाल लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा बच्चा लोग, लॉग ऑफ 0.693 माइनस इन सब का लॉग आएगा, तो माइनस मुझे आएगा लॉग ऑफ 28 प्लस लॉग ऑफ 365 प्लस लॉग ऑफ 24 प्लस लॉग ऑफ 3600। ठीक है, तो चलो बताओ लॉग बुक से लॉग ऑफ 0.693 कितना आएगा अपने को, ये आएगा 1 बार में, वो तो मुझे पता है 69/3। अगर हम देखेंगे तो क्या वैल्यू अपने को आएगा, 8407। बढ़िया, चलो अब एक एक करके शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लॉग ऑफ 28 1 पॉइंट में आएगा, कितना आएगा लॉग ऑफ 28, 4472 प्लस 365 2 पॉइंट में आएगा 36/5 5623 प्लस लॉग 24 1 पॉइंट में आएगा 3802 प्लस लॉग ऑफ 3600 3 पॉइंट में आएगा 36/0 5563। चलिए ऐड करते सबको। ओके, 3 और 3 6, 2 और 2 4, 10 आ जाएगा। 7 2 9 प्लस 1 10, 16 कैरी 1। अगेन 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 8 19 एंड 19 प्लस 5 कितना आएगा 24 कैरी 2। 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14 and 14 plus 5 19 carry 1। 2 4 5 8 8.9460। तो यहां पर आएगा माइनस ऑफ 8.9460। तो 7 माइनस 0 इज 7, ये 4 हो जाएगा 3 10 10 माइनस 6 विल बी 4, 8 हो जाएगा 7 13 13 माइनस 4 विल बी 9 एंड दिस इज अगेन इसे कैरी लेगा तो ये बार 2 हो जाएगा 17 एंड दिस इज 8। -2 और -8 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, -10, मतलब बार 10 आ जाएगा। तो यहां पर लैम्डा मुझे आएगा एंटी लॉग ऑफ 10 बार 0.8947। तो कितना आएगा भाई लैम्डा अपने को, देख लो एंटी लॉग 0.89/47, 0.89/47। 7834 प्लस 13 47 84 84 7 7 8 4 7। 10 रेज टू पावर कितना आएगा -10, यूनिट है सेकेंड इनवर्स। ये तुम्हारा लैम्डा आ गया, दिस इज योर लैम्डा। हाँ, मीटर सेकेंड इनवर्स टाइम, ये आपका लैम्डा आ गया। अब आपको क्या निकालना है बच्चा लोग, एन का वैल्यू निकालना है। एन कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए मेरे को मोल वाला कॉन्सेप्ट लगे। अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो है स्ट्रोंशियम, ठीक है बराबर, और उसका अपने को मास नंबर दिया हुआ है विच इज 90, ठीक है 90। तो अब मेरे को पता है कि अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट लगाऊं तो मुझे पता है कि 90 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम, 90 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम के पास कितने एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स या न्यूक्लियाई होंगे। जितने एटम उतने न्यूक्लियाई होंगे, एक ही बात होगी। तो सैंपल का साइज कितना दिया है बेटा अपने को, सर सैंपल अपने को दिया है 5 10⁻³ ग्राम, 5 मिलीग्राम। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि सर 5 मिलीग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम के पास कितने नंबर में न्यूक्लियस रहेंगे। तो मैं उसको क्या बुलाऊंगा,
n बुलाऊंगा, n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो जो मेरा n है बच्चा लोग, उस n का वैल्यू मुझे क्या आएगा, n का वैल्यू मुझे आएगा 5 10 रेज टू पावर -3 इंटू 6.023 10 रेज टू पावर 23 अपॉन कितना आएगा भाई 90। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 5 3 आर 15 कैरी 1 5 2 10 10 प्लस 1 11 0 और ये आ जाएगा 1 और 5 6 जा 30 अपॉन 90 10 रेज टू पावर कितना आ जाएगा भाई अपना 20। ये आंसर मेरे को n का मिल गया। इसको ऐसे ही रखो, अभी n निकालने की कोई आवश्यकता कोई जरूरत अपने को नहीं है। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप में अपने को क्या करना है सर, सीधा सीधा अभी वैल्यू पुट करनी है। तो सर dn बाई dt मुझे आएगा लैम्डा इंटू एन। अब लैम्डा का वैल्यू सर हम सबने निकाल के रखा है, लैम्डा कितना है 7.847 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मल्टीप्लाई बाय न्यूक्लियर अपने पास है 30.115 डिवाइडेड बाय 90 और 10 रेज टू पावर कितना अपने पास 20। तो ये मुझे आएगा 7.847 इंटू 30.115 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10 रेज टू पावर कितना आएगा बच्चा 10। अब ये तो कम शर्त है ना, ये तो 3 नंबर का ही लॉग है, ये तो इजी है तुम लोग के लिए, ये कर लो बस इतना, तो आपको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आ जाएगा। चलो लिख लो, सॉल्व कर लो इसको, बोलो। अच्छा जाओ, तुम भी जाओ, सभी जाओ, मैं भी जाता हूँ।